हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 24 जून और आज के इस सेशन में 24 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंडियन ऑयल ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन किया विकसित। घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इजराइल ने की नेशनल गार्ड बल की घोषणा। फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी लीसा स्टार लेकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने इथोपिया में किया भारतीय दूतावास का उद्घाटन। भारत की महिला कुश्ती टीम ने जीता अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब। 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कामाख्या मंदिर में शुरू हुआ अंबुबाची का मेला। असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला बना अंतिम राज्य। यूएस कनाडाई लेखिका रूथ ओजेकी ने फ्रिक्शन के लिए जीता महिला पुरस्कार। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का किया शुभारंभ। अब फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्विक रिवीजन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। चर्चा में रहा एरियन स्पेस क्या है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। किस देश की खुसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, तो फ्रेंड्स ये मंगोलिया में एक झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है कंबोडिया में। कंबोडिया में इसे किस नदी में खोजा गया है, तो मेकांग नदी में खोजा गया है। जून तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था अमेरिका में। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई यानी कि 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिर्वाह यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? सुनील छेत्री। नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश या कौन से देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले हैं, तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा की जाएगी। जबकि फीफा विश्व कप 2022 कहां पर होने वाला है? कतर, दोहा में। फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अदीस अबाबा में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। फिर जो अदीस अबाबा है ये किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड जो डॉक्टर एस जयशंकर है ना, इनके द्वारा क्या किया गया है? भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इथोपिया की कैपिटल अदीस अबाबा में। फ्रेंड्स याद रखेंगे अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथोपिया की। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य देशों की राजधानी के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सोमालिया है, सोमालिया की कैपिटल क्या है, तो याद रखेंगे सोमालिया की जो राजधानी है वो है मोगादिशु। इटली की क्या है? तो इटली की है रोम। जापान की क्या है? तो जापान की है टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहले आप सभी पिक में देख सकते हैं डॉक्टर एस जयशंकर को उद्घाटन करते हुए। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर रवांडा के किगाली में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसे किस नाम से जाना जाता है? चोगम के नाम से जाना जाता है, इसकी 26वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है किगाली में। फ्रेंड्स ये किगाली कहाँ पर है? तो रवांडा में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने इथोपिया में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अच्छा, जो चौगम बैठक है इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 24 जून से 25 जून तक होने वाला है। इथोपिया की जो मुद्रा है वो है बिर्रे। आगे मैप में आप सभी इथोपिया की लोकेशन देख लीजिए। फ्रेंड्स इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं
कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, ये सींग के आकार का है। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इथोपिया के बारे में एक पॉइंट आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे। ये आपको एक नदी दिखाई दे रही है, नीली नील नदी के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये नीली नील नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये टाना झील से निकलती है। ये छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये टाना झील है। और फ्रेंड्स, ये टाना झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीली नील नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है इथोपिया की टाना झील से। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे मैप में आपको बताऊं, ये आपको दिखाई दे रही होगी विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया। अब जो लेक विक्टोरिया है ना, इससे कौन सी नदी निकल रही है? तो इससे निकल रही है सफेद नील नदी। अच्छा, जो नील नदी है वो इथोपिया से निकलती है और सफेद नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। अब फ्रेंड्स, क्या होता है, ये दोनों नदियां आपस में आगे जाकर मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? सूडान में, खार्तुम में। कहाँ पर मिलेंगी? खार्तुम एक स्थान है, याद रखेंगे। वहां पर ये दोनों नदी मिल जाती है, यानी कि नील नदी और आपकी सफेद नील नदी। अब ये दोनों आगे जाकर फिर ये किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट है, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसका वरदान? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो इजिप्ट यानी कि मिस्र को कहा जाता है। नील नदी कैसे बनती है? तो आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नीली नील नदी और सफेद नील नदी से मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। अच्छा, ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? तो फ्रेंड, जो नील नदी है ये अपना जल गिराती है मेडिटेरियन सी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। मेडिटेरियन सी में ये अपना जल गिराती है, यानी कि भूमध्य सागर में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो नील नदी है वो कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो भूमध्य सागर में गिराती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भूमध्य सागर है इसका प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आपको इटली का द्वीप मिलेगा, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपको रेड सी दिखाई देगा, लाल सागर। फ्रेंड, जो लाल सागर है ना, ये मेडिटेरियन सी को किससे जोड़ रहा है? ये मेडिटेरियन सी को जोड़ रहा है अरेबियन सी से। कौन जोड़ रहा है? रेड सी। तो इतनी जानकारी आप सभी को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में याद रखनी है। साथ ही में 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो विषुवत रेखा है, ये आप देख पा रहे होंगे, विषुवत रेखा, इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है फ्रेंड्स? तो इसे काटती है कांगो नदी। कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। और इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है? तो साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी लिम्पोपो नदी। फ्रेंड्स, नाम याद रखेंगे, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। और एक पॉइंट तो आप सभी को याद भी हो गया होगा, याद भी हो गया होगा अच्छे से, वो है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये है कांगो नदी और ये है लिम्पोपो नदी। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि जो माही नदी है वो किस रेखा को काट रही है? माही नदी किस रेखा को काटती है? फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को किसने विकसित किया है? फ्रेंड, जो इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, सबसे पहले तो इसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है सूर्य नूतन। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे? तो ये किचन में यूज़ करने के लिए, इस पे आप खाना बना सकते हैं। और ये किससे चलेगा? तो ये जो सौर ऊर्जा होती है ना, जो सूर्य द्वारा प्राप्त की जाती है, सोलर पैनल द्वारा, उसके द्वारा इसे चलाया जाएगा। तो जो इसे विकसित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, वो डिज़ाइन किया है इंडियन ऑयल ने। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनज़र सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
तथा देश में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम तैयार किया है। अच्छा, इसे तैयार कहाँ पर किया गया है, इसे विकसित कहाँ पर किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जो कि कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में ही इसे डिजाइन किया गया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। नाम याद रखेंगे, सूर्य नूतन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चर्चा में रहा सूर्य नूतन क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक तरह से इंडोर जो कुकिंग का, जैसे आपने देखा होगा, जैसे इंडक्शन रहता है ना, वो जैसे लाइट से चलता है, सेम ऐसे ही है ये। देखिए पिक में आप देखकर समझ सकते हैं इसको। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये डिजाइन किया गया है। यहाँ पर रखकर आप खाना बना सकते हैं। और ये किससे चलेगा? तो ये सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, इससे ये चलेगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। एलपीजी 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा गया था हाल ही में चाइना के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 में। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि किससे रिलेटेड है? सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। इसका सचिवालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में हस्ताक्षर करके 102वां सदस्य देश कौन सा बना है? एंटीगुआ और बारबूडा। अगर मैं आपसे पूछूं 101वां सदस्य कौन सा बना है, तो 101वां सदस्य बना है अमेरिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी पहल कब हुई थी, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी यानी कि पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान इसकी पहल की शुरुआत की गई थी, यानी कि जो पहल है इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, इसका सचिवालय याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड, जो अंबुबाची का मेला है ये कामाख्या मंदिर में लगता है। अब ये कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो असम राज्य में है। याद रखेंगे, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, या किस राज्य में लगता है, या किस प्रदेश में लगता है। तो याद रखेंगे असम राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, राजस्थान में कौन सा मेला लगता है? तो राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य मेलाओं के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? कुंभ मेला 4 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। सोनपुर मवेशी मेला का जो आयोजन है वो बिहार में गंगा और गंडक नदी के मिलन स्थल यानी कि सोनपुर पर हर साल लगता है। साथ ही में आप सभी इस मेले के बारे में याद रखेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हेमिस गोम्पा मेला लगता है लद्दाख में। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। चंद्र भावा मेला और पुष्कर मेला लगता है राजस्थान राज्य में, जबकि सूरज कुंड मेला लगता है हरियाणा राज्य में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? फ्रेंड्स, पहली महिला है, याद रखिएगा, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला बन गई है लिसा स्टालेकर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चा में बने रहे थे। गीता प्रभाकर, आपको याद होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी वैज्ञानिक सलाहकार इन्हें नियुक्त किया गया है और ये वैज्ञानिक सलाहकार बनने वाली
पहली अश्वेत महिला हैं कौन? गीता प्रभाकर। अच्छा, केतनजी ब्राउन जैक्सन कौन है? तो ये अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। नागोजी ओंकोजो इवेला, इनके नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक है। कौन है? नागोजी ओंकोजो इवेला। अच्छा, ये कहाँ की हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया की हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, जो फीका है ना, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। आगे डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में अन्य नियुक्तियों के बारे में। रंजना प्रकाश देसाई, याद होगा आप सभी को, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला ये अध्यक्ष बन गई हैं, रंजना प्रकाश देसाई। शांति श्री धूलीपुड़ी, ये JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। एम्बर टेरो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग की ये नई अध्यक्ष बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना, इसका आयोजन किया जाता है 23 जून को। क्योंकि 23 जून को इसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जून को क्या हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, इसका गठन किया गया था। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। अच्छा, इस बार इस दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। फ्रेंड, जो आप ये देख रहे होंगे ओलंपिक में आपको ये 5 सर्कल देखने को मिलते होंगे। अच्छा, ये क्या दर्शाते हैं? तो ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं, 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। पियरे डी कुर्वेतीन, फ्रेंड्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये नाम। ये कौन है? तो इन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुए थे? तो 1896 में यूनान के एथेंस में इनका आयोजन किया गया था। अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे पहली बार? तो 1924 फ्रांस में इनका आयोजन किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो याद रखेंगे पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित होने वाला है, और उद्घाटन कहाँ पर होगा? सीन नदी के किनारे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कन्नम मल्लेश्वरी हैं। और व्यक्तिगत रूप में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं KD जाधव। अब आप लोग बताइए कि जो KD जाधव है, इनका संबंध किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप है 2022 में जो संपन्न हुई है, सबसे पहले तो याद रखेंगे इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है इंडिया, दूसरे स्थान पर रहा है जापान, और तीसरे स्थान पर रहा है मंगोलिया। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि भारत ने कितने पदक जीते। तो फ्रेंड्स, भारत ने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा है। दूसरे पर जापान है और तीसरे पर है मंगोलिया। मैप में आप सभी किर्गिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। किर्गिस्तान की कैपिटल आप सभी देख पा रहे होंगे बिश्केक है, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कैस्पियन सी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैस्पियन सी से किन देशों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की है? तो फ्रेंड, जो घरेलू सुरक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल गार्ड बल की जो घोषणा की गई है वो की गई है इजराइल के द्वारा। किस लिए की गई है? तो घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बल की घोषणा की गई है।
मैप में आप सभी इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं, ये है इजराइल। अच्छा, इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। डेड सी से सीमा लगती है जॉर्डन की और इजराइल की। इजराइल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है नेफ्ताली बेनेट। मेडिटेरियन सी से भी इजराइल की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड, जो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 है ये जीता है रूथ ओजेकी ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे अन्य ऑप्शंस के बारे में एक एक करके। नीना गुप्ता नाम चर्चा में रहा था, याद होगा, युवा गणितज्ञ यानी कि रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री, पहली बार भारत को बुकर पुरस्कार मिला है, किन्होंने जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। अच्छा, जो बुकर पुरस्कार दिया गया है तो ये तो हिंदी में इन्होंने उपन्यास लिखा था, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। और फिर जो बुकर पुरस्कार में जो राशि दी गई है ना, तो इन्होंने 50-50% आपस में बांट ली थी। यानी कि अंग्रेजी में उपन्यास का जो हिंदी में गीतांजलि श्री ने लिखा था ना, उसका अंग्रेजी में उपन्यास जो था उसका अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन किया गया था वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। तो दोनों ही पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों को साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य पुरस्कार के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार हिंदी उपन्यास यानी कि रेत की समाधि, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था टॉम ऑफ सैंड, तो ये किसने जीता है? तो ये गीतांजलि श्री ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 दिया गया है रिजवाना हसन को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया चंद्रभान ख्याल को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्मय उत्सव का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने जो ज्योतिर्मय उत्सव है इसका शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड, जो अंतिम राज्य था वो बचा था असम, यानी कि अंतिम राज्य हो गया है असम। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। वन नेशन वन राशन कार्ड का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश भर में लागू की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि कब लाया गया था? 2013 में। इसके तहत अब कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। यह व्यवस्था बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है। इससे राशन कार्ड धारक की पहचान उसकी आंख और हाथ के अंगूठे से होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की गई नीलगिरी में। हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्ता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था? पांचवी योजना में से दिया गया था। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी ना, उसमें गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि जो गरीबी हटाओ नारा है ये किसने दिया था? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय है, जिसकी वर्तमान में मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। निम्न में से किस शहर में भारत की पहले डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा नदी डॉल्फिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस शहर में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया? पुणे में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर होने वाला है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं हाल ही में सौंपी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।